बच्चों अगर हम बात करें CSEET की, CSEET की फुल फॉर्म आप सभी बच्चे जानते हो? CSEET की फुल फॉर्म, CSEET की फुल फॉर्म जानते हो क्या है? CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट और शब्द मिला के बना CSEET। अब सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि आप जिस प्रोफेशन में आ गए हो इसकी आन बान शान और पहचान है कंपनी लॉ। क्या बोला मैंने, जरा बताना। आन बान शान और पहचान सिर्फ क्या है? कंपनी लॉ। मैम फिर अदर सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहूंगी? पढ़नी है, बट कंपनी लॉ इज द हार्ट ऑफ CS। कंपनी लॉ जो है वो एक मेन पेपर है, एक लीडिंग पेपर है। आप या फिर हम लॉ को बोल सकते हैं, लॉ भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पेपर आपके यहाँ पे है, क्योंकि यहां सिर्फ आपको कुछ बेसिक्स चीजें पढ़नी है। बट अगर सेकेंड लेवल की बात करें तो वहां पर सिर्फ चारों तरफ आपको पढ़ना है लॉ और सिर्फ लॉ और सिर्फ। आर यू गॉट द पॉइंट? तो हम जो है इस पार्ट को जो कि कंपनी लॉ है, यू नो वेरी वेल, आप CS बनने के बाद किसके सेक्रेटरी बनोगे? कंपनी सेक्रेटरी। तो आपको नॉलेज भी किसकी होनी चाहिए? कंपनी की। तो कंपनी के ऊपर जितने भी कानून अप्लाई किए जाते हैं, जितने भी कानून लागू होते हैं, उन सभी कानून की जो है नॉलेज होना आपको पता होना जरूरी है। बट एक ऐसा लॉ है जिसमें आपका एक्सपर्ट होना जरूरी है, आपकी एक्सपर्टाइजेशन होना जरूरी है। और वो कौन सा पेपर है? वो कौन सा पेपर है? दैट इज द कंपनी लॉ। अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी से पूछा जाए कि कंपनी लॉ के एक्सपर्ट कौन होते हैं, तो वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी। इट मींस कंपनी सेक्रेटरी को एक्सपर्ट प्रोफेशनल माना जाता है कंपनी लॉ के अंदर। बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और आप सभी बच्चे जानते हो CSEET इज अ बेस ऑफ CS कोर्स। CSEET इज अ फाउंडेशन ऑफ CS कोर्स। अगर आपका बेस अच्छा है, अगर आपकी नींव अच्छी है तो निर्माण अच्छा होगा। ये और नो, आर यू एग्री? अगर नींव अच्छी है तो निर्माण अच्छा होगा। अगर आपका बेस अच्छा है तो उसमें स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें 2 क्लास 0 बेसिक पढ़नी होंगी। क्या पढ़नी होंगी? 0 बेसिक कंपनी लॉ। क्या बोला मैंने, फिर से बताइए। 0 बेसिक कंपनी लॉ हम स्टार्ट करेंगे। कंपनी लॉ तो बहुत बाद में पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लॉ। लॉ किसे बोलते हैं, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, लॉ किसके लिए बनता है, लॉ क्यों बनाया जाता है। तो उससे पहले बड़े कई बार क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आप कुछ इस तरीके से समझिए, मान के चलिए आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने एक बार लॉ पढ़ लिया तो बस मुझे याद हो गया। ऐसा नहीं है। आप जितनी बार इसको पढ़ोगे इसमें आपको कुछ ना कुछ नया जरूर नजर आएगा। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अगर हम बात करें लॉ की, तो लॉ से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ? लॉ किसे बोलते हैं? अच्छा, लॉ कितने शब्दों से बना? LAW, है ना? तो क्या समझते हो आप लॉ से? सबसे पहले तो हम एक गाने से इसकी शुरुआत करेंगे और आप सभी बच्चों को मेरे साथ साथ गुनगुनाना है। पढ़ाई जरूर करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस लेके पढ़ाई करनी है। तो मेरे साथ साथ गुनगुनाना है, धीरे धीरे से। यस, सारे बच्चे एक साथ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या आएगा धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में? जल्दी बताइए क्या आएगा। तो एक बार पूरे मन से जोश के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में क्या आ रहा है? ओके, तो आप मुझे बताइए, अगर हम लॉ की बात करें तो सबसे पहली चीज लॉ का मतलब क्या होता है? किसे बोलते हैं लॉ? क्या होता है? जो भी आपके पास जवाब है आप अपने अपने जवाब जरूर शेयर करें। लॉ का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? बताना चाहेगा कोई बच्चा? लॉ किसे बोलते हैं? लॉ क्या होता है? हाँ जी बच्चों, लॉ क्या होता है बताइए जल्दी से। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। 2 शब्द बोले मैंने, क्या बताइए जल्दी से? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर से बताइए, सेट ऑफ रूल्स। एक बार फिर से, सेट ऑफ रूल्स। आवाज नहीं आई। सेट ऑफ रूल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे मैं आपको आपका बेस मजबूत करूंगी। हमने कहा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूल्स एंड अ रेगुलेशन? रूल्स किसे बोलते हैं और रेगुलेशंस किसे बोलते हैं? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? किसी बच्चे को यहाँ पे आइडिया रूल्स और रेगुलेशंस के बीच में अंतर? मैम अगर इतना ही आइडिया होता तो सुबह सुबह बैग लेके आपके पास क्यों आते? अच्छा बताइए, रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में क्या अंतर होता है?
किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? मैं बताती हूं आपको। हमारे यहां पे बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं। क्या बोला मैंने? फिर से बोला, क्या बोले मैंने? रेगुलेटरी बॉडीज, जो क्या बनाती है? रेगुलेशंस। क्या बनाती है? क्या बनाती है? तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो बनाती है रेगुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सब बच्चों ने 10वीं पास कर ली है। मैम आप ऐसे शर्त नहीं कर सकते, कोई बच्चे ऐसे 10वीं फेल से तो 12वीं करे, मतलब 11वीं वाले हैं ना सब जो 11th पास कर गए हैं। ओके, आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा सीबी। क्या सुना है? सुना है? सीबी, SEBI, सीबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। What do you mean by the Securities Exchange Board of India? कौन बच्चा बताएगा सीबी क्या है? सीबी जो है सिक्योरिटीज मार्केट को, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वाली मार्केट को रेगुलेट करती है। क्या करती है? तो वो रेगुलेटरी बॉडी है। वो क्या है? तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज है वो बनाती है रेगुलेशंस। फिर से बताइए, जितनी भी वो क्या बनाती है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पता है? फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट आई मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी, डॉलर्स। अगर अदर कंट्री में आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए हमारे देश के अंदर रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। कौन है? कौन है? तो जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो बनाती हैं रेगुलेशंस। क्या बनाती है? फिर से बताइए, क्या बनाती है? और गवर्नमेंट बनाती है रूल्स, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या बनाती है? रूल्स। तो फिर से बताइए कि लॉ इज इक्वल्स टू सेट ऑफ रूल्स एंड, आवाज नहीं आई, सेट ऑफ रूल्स एंड, ओके। आपको मीनिंग क्लियर हो गया? रूल्स का मतलब क्या और रेगुलेशंस का मतलब क्या? अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मुद्दा ये उठता है कि कानून क्यों बनाया जाता है। देखो, दो चीजें आपको यहां पे पढ़नी है, एक है क्या और दूसरी है क्यों। क्या है और साथ में क्यों है। तो क्या तो हमने पढ़ा कि जो हमारा लॉ है इसका मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों। तो क्यों का मतलब हम समझेंगे कि जो कानून है वो क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे क्या पर्पज है, उसके पीछे क्या वजह है। तो आपके हिसाब से क्यों बनाया जाता है कानून? क्यों बनाया जाता है कानून? बताइए जल्दी से। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? कुछ तो आइडिया होना चाहिए। देखो, आप इतने बड़े कोर्स में एंट्री किया तो कुछ तो पता होना चाहिए। क्यों बनाया जाता है कानून? यस, कम ऑन रिप्लाई। क्यों बनाया जाता है? ओके, और कोई? आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और कोई बच्चे? क्यों बनाया जाता है कानून? आप क्यूटी भाई, आप बताओगे? यस, ओके। अंशु, आप बताइए बेटा। टू रेगुलेट, मेरे साथ साथ बोलना, टू रेगुलेट सोसाइटी। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी एंड फॉर जस्टिस। तीन बातें। पहला पॉइंट क्या? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी एंड फॉर जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? कौन होता है बताना जरा? कानून। इट मींस आपने कई बार देखा होगा, जी मैम जी कानून तो अंधा होता है। क्यों बोले तुमने कानून अंधा होता है? जी मैम जी कोर्ट में ना एक प्रतिमा होती है, उसकी आंखों पे एक पट्टी बंधी होती है काले रंग की, तो इसका मतलब कानून अंधा है। किसने बोला आपको ये बात? कानून अंधा नहीं है। कौन कहता है? आपने देखा एक स्टैचूट होता है, उसके आंखों के ऊपर एक काले रंग की पट्टी बंधी होती है, देखा आपने? हाँ, तो इसका मतलब क्या समझते हो आप? भैया कानून की पढ़ाई करने जा रहे हो, छोटी छोटी बातें तो पता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मान के चलिए आप बोलो कि हम बनने जा रहे हैं एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ, हमें लॉ की फुल नॉलेज होगी, और किसी छोटे बच्चे ने पूछ लिया कि कोर्ट में जो वो छोटे स्टैचूट होता है, जो मूर्ति होती है, उसके ऊपर काले रंग की पट्टी बंदी होती है, तो उसका मतलब क्या है? आपने सीधे बोला उसका मतलब है कानून अंधा है। क्या मतलब होता है उसका? कानून, हमारा भारतीय संविधान हमें सिखाता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किस धर्म से हो, आप किस जात से हो, आप किस जगह से हो, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कानून को कोई फर्क, आप राजा हो या रंग हो, अमीर हो या गरीब हो, आप किस ओहदे पे हो, कानून को कोई फर्क। कानून सबका लिए एक समान है, हिंदू, मुस्लिम,
आवाज आनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सभी हैं। कानून कभी भी किसी पर्टिकुलर कास्ट, ग्रीड, व्यक्ति विशेष, महिला, पुरुष, किसी का अलग से सपोर्ट नहीं करता। सब्जेक्ट टू सम जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। अब वो एक्सेप्शन क्या हो सकता है, आप सभी जानते हो, महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, बच्चों के लिए, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को प्रमोट करने के लिए, इक्वल करने के लिए कुछ जगह ऐसा है जहां उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। अदरवाइज कानून सबके लिए एक समान है, सबका साथ, आवाज आनी चाहिए, सबका साथ। कानून का यही ऑब्जेक्टिव है। तो फिर से बताइए, कानून किसके लिए बनाया जाता है? समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी, एंड फॉर जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? कानून होता है। उसी के साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी कि ये बताइए कानून बनाता कौन है? आपने देखा होगा राजा होता है, राजा की प्रजा होती है, प्रजा की रक्षा करनी होती है। जितनी ज्यादा प्रजा की रक्षा होती है उतना अच्छा राजा माना जाता है। ये सुनो, सुना आपने ऐसे सीरियल्स में देखा होगा अगर कभी कि राजा की प्रजा है। प्रजा शब्द सुने? आई कांट हियर मैम, आई डिड नॉट हियर दिस वर्ड रियली। राजा मीन्स व्हाट? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसे वाला राजा कह रहे हो? राजा मीन्स व्हाट? बताइए, राजा मतलब क्या? भाई तुम तो सुन लो गए यार। राजा का मतलब क्या होता है? किंग होता है राजा का मतलब, पक्का? राजा का मतलब है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, जिसको जनता चुनती है, जनता चुनकर उसको लेकर आती है, और जनता को ऐसा विश्वास होता है ये पर्टिकुलर पर्सन जो है हमारी रक्षा करेंगे, हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन आप सभी बच्चे जानते हो पुराने समय में तो फैमिली के हिसाब से राजा बनते थे। एक ही परिवारवाद था। भाई और बहनों, आज की डेट में ऐसा कोई परिवारवाद नहीं है। Who is a competent person is eligible to appoint as a post of like prime minister, as a chief minister, as a MP, as a MLA. It means इस देश के अंदर, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसने पूरी की पूरी पावर दे रखी है जनता को। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? यहां पे कोई मायने नहीं रखता आप किस फैमिली से हो, आपके पिताजी कौन से राजा थे, कौन से मिनिस्टर थे, डजंट मैटर। अगर जनता को अच्छा लगेगा तो आपको इस पोजीशन के लिए चुनेंगे, और जनता को अच्छा नहीं लगेगा तो उस पोजीशन के लिए, आप जानते हो ना, हमारे देश का संविधान बहुत ही सुंदर संविधान है। संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स, अब मेरी बात सुनिए कि कानून को बनाता कौन है, किसकी इच्छा होती है? तो होती है गवर्नमेंट की। एंड देयर आर टू गवर्नमेंट्स, वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट। वन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज अ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कभी कानून बनाती है तो उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कानून को कभी भी नहीं ऐसे बोलते नहीं है कि बना दिया है, बनाना नहीं बोलते, ड्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या वर्ड यूज किया जाता है? ड्राफ्ट करना। तो सबसे पहले जब भी कभी किसी मुद्दे के ऊपर कानून बनता है तो उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, कानून कैसे पिक्चर में आता है, कहां से इसकी शुरुआत होती है? मतलब कभी भी कैसे मन में आता है कि कानून होना चाहिए? कानून जो होती है दैट इज द विल ऑफ लेजिस्लेचर। मैंने एक शब्द बोला, यहां पे थोड़ा टेक्निकल शब्द है, विल ऑफ लेजिस्लेचर। मैं अब इसे हिंदी में बोल देती हूं। ये जो गवर्नमेंट की इच्छा होती है, जो वो अचीव करना चाहती है, तो वो कानून बना देती है, और उस कानून का पालन फिर सबको करना पड़ता है। अगर कानून की बात करें तो कानून जो है वो जनता के लिए बनाया जाता है, जनता के फायदे के लिए बनाया जाता है। जब जब हमारे समाज में बदलाव होता है, जब हमारे समाज में चेंज होता है, तब तक हमारे कानून में चेंजेस होते हैं। जब हमारे समाज में कुछ नई चीज आती है, कोई नया गुनाह होता है, कोई नया क्राइम होता है, कोई नई गलत चीज हो रही होती है, उसको रोकने के लिए हमारे देश के अंदर कानून बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आप सभी बच्चे जानते हो, मैं आपको यहां पे प्रूफ करके बताऊंगी। आप सभी बच्चे एक बात जानते होंगे, हमारे देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून है जो मम्मी पापा अपने बच्चों को पीटते हैं, मम्मी पापा अपने बच्चों को अगर मारते हैं तो वो बच्चा FIR कर सकता है थाने में जाके? क्या ऐसा कोई कानून हमारे देश के अंदर है? बताइए ना, क्या कोई ऐसा कानून हमारे देश के अंदर है? लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा कानून है। हमारे देश के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं है? लॉजिक से बताइए, हमारे देश के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं है?
क्योंकि अब एक बच्चा कहता है मैम अगर हमारे देश के अंदर ऐसा कानून होता तो हर 2 मिनट में सारी मम्मियां जेल में बंद होती। बताइए हमारे देश के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं है? जवाब नंबर 1, मैम मम्मी यहाँ की हिंदुस्तान की मम्मियां बहुत मारती हैं, सबका गुस्सा हमारे ऊपर उतारती हैं। क्या ये रीजन है? क्या रीजन है? प्लीज थिंक इट, सोच के बताइए, समझ के बताइए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताइए, कुछ भी। यस, जिसकी वीडियो लाइव स्टूडेंट्स नहीं क्लियर है वो अपना इंटरनेट पैक चेक करे, सोच के बताइए हमारे देश के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं है। इसके पीछे देखो, आपको यहां पे क्या और क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है यहां आप कुछ भी रट नहीं सकते। रट्टाफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां चीजें समझनी होंगी और समझ के ना समझे वो ना समझ कहलाए। तो बताइए जल्दी से क्यों नहीं है हमारे देश, और फॉरेन कंट्री में क्यों है? देखो बात सुनो, हमारे देश के अंदर कल्चर है कि हमारी अपनी सगी मम्मी होती है, नहीं समझो बात को, रियल मॉम होती है 99.9%। अब सगी मां सगी पिताजी अगर बच्चे को मारते भी है तो उस मार में भी प्यार छुपा होता है। क्या मैं सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? अगर मार भी दिया ना तो वो थोड़ी देर के लिए मार होती है, उसकी थोड़ी देर बाद मम्मी खुद ही बोल देती है सॉरी बेटा आज थोड़े ज्यादा मार लिया। थोड़ी देर बाद वो एक्सेप्ट कर लेती है कुछ गलत हो गया, यस और नो। कभी कभी तो बच्चों को ट्रीट भी दी जाती है मारने के बाद कि बेटा तू ज्यादा पिट गया, पापा को गुस्सा आया था, पापा ने थोड़ा ज्यादा हाथ साफ कर लिया। फिर पापा शाम को पार्टी के लिए ले जाते हैं तो बच्चे कहते पापा रोज ही पीट लिया करो अगर ऐसी कंडीशन है तो इट मींस कहीं ना कहीं हम माँ बाप के जो कभी अगर पहली बात तो आजकल बच्चों को कोई मारता नहीं है, ये तो कहने वाली बात रह गई है, वो बहुत पुराना टाइम था जब लठबाजी होती थी। अब तो बहुत पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, तो इट मींस माँ बाप अगर मार भी देते हैं तो उनमें एक्चुअली क्या छिपा होता है? प्यार छिपा होता है। तो बच्चे चाहकर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कल्चर अलग है, वहां पे पेरेंट्स जो होते हैं वो रियल पेरेंट्स नहीं होते, तो इसीलिए वहां पे ऐसा कानून है कि अगर किसी बच्चे को कोई मारता है तो वो अगेंस्ट FIR एक्शन ले सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? क्योंकि दैट्स वेरी कॉमन इन फॉरेन कंट्रीज बट दैट इज नॉट कॉमन इन अवर कंट्रीज। हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पे ऐसा कानून भी नहीं है। आर यू गॉट द पॉइंट? परंतु हमारे देश के अंदर पहले क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले से क्या होना स्टार्ट हुआ, महिलाओं के साथ शादी के बाद, शादी से पहले उससे अच्छा कोई नहीं दुनिया में और शादी होने के बाद उससे बुरा कोई नहीं दुनिया में। इट मींस लड़कियों की शादी करने के बाद लड़कियों के साथ अत्याचार हुए, लड़कियों को जलाया गया, लड़कियों को फांसी दी गई, लड़कियों को मारा गया, लड़कियों को तड़पाया गया। और जब ऐसे घिनौनी हिंसा ज्यादा बढ़ी समाज में तो सरकार को ऐसा लगा, कोर्ट में ज्यादा केसेस आए तो कोर्ट में ऐसा फील हुआ कि इसके ऊपर अब एक कानून बनाने की जरूरत है। तो हमारे देश के अंदर इसके ऊपर कानून बना। आपने देखा होगा डाउरी एक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स दी गई है महिला के पेरेंट्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो क्या इन लॉज के अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। कई हद तक उस कानून के आने के बाद लोगों के अंदर डर बैठा, लोगों के अंदर उस चीज का प्रेशर आया कि ऐसा भी हो सकता है। उसी के साथ साथ आपने देखा कि पहले क्या था, पहले भी ऐसा होता था लेकिन महिलाएं कोई एक्शन नहीं लेती थी क्योंकि महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि अगर उनको कोई मार रहा है, अगर उनको कोई पीट रहा है शादी के बाद, तो उनको कोई टॉर्चर कर रहा है तो वो फिर भी चाहकर कोई एक्शन नहीं ले पा रही क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था और महिलाओं के पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं था। परंतु आज की डेट में महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है, पढ़ी लिखी है, कमा रही है, बराबर काम कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद घर पे जाके जैसे वो घर पहुंचे वैसे ही जाके उनको 2 थप्पड़ कोई मार दे तो क्या होगा? बताइए, क्या वो सहन कर पाएंगी? क्या वो झेल पाएंगी? तो इसीलिए अब हमारे देश के अंदर सीधा सीधा कानून आया कि अगर महिलाओं के साथ किसी तरीके का कोई भी इस तरीके की हरकत करेगा तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा और पति को मिनटों में जेल के अंदर जाना पड़ सकता है अगर महिलाओं को कोई टॉर्चर करेगा। अब लड़के सोचोगे यार ये तो बड़ा गलत हो गया,
ऐसा हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए वो दिए हमारे देश की जब जब जरूरत होती है उसी के अनुसार हमारे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं, और कानून हमारी गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट में भी आपने देखा पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, वन इज अ लोअर हाउस, अदर वन इज अ अपर हाउस। दोनों हाउस पास करने के बाद बिल को फिर हमारा प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, साइन, एंड दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट, और वो बिल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। तो सबसे पहले क्या होता है, बिल, यस, नंबर 1 बिल, बोलिए मेरे साथ, बिल की क्या की जाती है, ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग कौन करती है, कमेटी। फिर ड्राफ्टिंग करने के बाद पास होने के लिए कहां जाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, वन इज अ, सेकेंड वन इज अ, दोनों हाउस में पास होने के बाद किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एंड दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। जिस ईयर में पास किया जाता है वो ईयर जो है उस एक्ट के साथ ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्ट 2013, आप बताइए 2013, इट मीन्स कंपनी एक्ट 2013 हमने जब यूज किया तो 2013 में हमारा कंपनी एक्ट क्या किया गया होगा, पास किया गया होगा। क्लियर या ऑल क्लियर। पहले क्या बोला, कंपनी एक्ट 2013, जैसे कि बहुत सारे कानून है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, देयर आर सो मेनी लॉज आर देयर। अब मुद्दा ये उठता है कि मैम आप एक बात बताइए, हमें एक चीज पूछनी है, जैसे मैं आपके सामने एक पॉइंट रख रही हूं, कंपनी एक्ट 2013 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्या इन दोनों में कोई अंतर नजर आ रहा है, सोच के देखिए, फिर से सोचिए। कंपनी एक्ट 2013, इट मीन्स कंपनी एक्ट जो पास हुआ कब हुआ, 2013 में, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ, 1932 में। क्या दोनों के बीच में कुछ अंतर नजर आ रहा है, देखिए कुछ कानून ऐसे हैं जो हमारे देश आजाद होने से पहले के हैं, लेकिन उन्हें हम आज भी पढ़ रहे हैं। ये सब नॉलेज की बातें हैं जो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आप अब छोटे बच्चे तो हो नहीं कि बस यही जो बुक में लिखा है वही पढ़ा दिया, वही बता दिया, वही रट लिया, वही पास कर लिया, उसके ऊपर ना कुछ पता है, ना कुछ नॉलेज है, ना कुछ जानते हो। तो आपको बहुत सारी चीजों को बेस भी बनाना पड़ेगा। आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, जैसे सपोज आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा कंपनी एक्ट 2013 और आपने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आपके किसी भी छोटे भाई बहन ने या कोई भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि 2013 का मतलब क्या है, ये एक्ट के साथ 2013 क्यों लगाया गया, तो आप फट से बोलोगे कि इस ईयर में ये एक्ट क्या किया गया था, पास किया गया था। अब वो पूछने लगा एक्ट कैसे पास होता है, तो आप बोलोगे बिल होता है, बिल की ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग की कमेटी बनाई जाती है, कमेटी बिल को फिर पास करने के लिए पार्लियामेंट में भेजती है, वो दोनों अप्रूव करते हैं, फिर पास होने के लिए एसेंट लेने के लिए कहा जाता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एसेंट देते और एक्ट बन जाता है। लेकिन ये कहानी तो हमारे देश आजाद होने से बाद की है, उससे पहले कानून कैसे बनता था। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन कि देश आजाद होने से पहले कानून कैसे बनाए जाते थे। नहीं समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है, देश आजाद होने से पहले भी क्या यही सिस्टम था, पार्लियामेंट होती थी, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते थे, प्रेसिडेंट होते थे, या कोई और सिस्टम था। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर कोई कानून हमारे देश आजाद होने से पहले का है तो अंग्रेजों के टाइम का हो गया, यस और नो, बोलो ना, जवाब दो। तो हम उसे क्यों पढ़े, हम तो नहीं पढ़ रहे, तो हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। मेरे 2 क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन कि देश आजाद होने से पहले जो कानून बनते थे वो किस तरीके से बनते थे, और मेरा दूसरा क्वेश्चन कि मैम अगर कोई कानून ऐसा है जो हमारे देश आजाद होने से पहले का है तो वो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आपके सिलेबस की मैं बात करूं, आपको कंपनी एक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ना है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर है 1872, 1872 थे आप तब, नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, दोबारा जन्म ले लिया होगा। तो वो जो कानून है 1872, वो हम अब तक क्यों पढ़े, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चन के जवाब ये है, दैट इज नॉट रिटन इन योर एनी बुक, दैट इज फॉर योर नॉलेज पर्पस। क्योंकि आपको जो कमाना है, आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो कोई अलग से आप कोई जेसीबी तो लेके जाओगे नहीं, या साथ में ट्रक लेके जाओगे। आपका तो ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी जो भी हथियार है, आपका दिमाग, आपकी नॉलेज है, आपको इसी पे काम करना है, इसी से अर्न करना है, ये सुनो। तो आपकी जो एसेट्स है वो आपकी नॉलेज है। आपको तो एक पेन के अंदर ताकत होगी, आपकी नॉलेज के अंदर ताकत होगी, तो आपको नॉलेज अपडेट करनी है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। तो अब मैं इसका सिस्टम बताती हूं आपको।
एक्चुअली जैसे अभी पार्लियामेंट होती है ना, ऐसी पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करते थे, जिसे शॉर्ट में ILC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभी जो प्रेसिडेंट रूल है ना, पहले प्रेसिडेंट रूल नहीं था, पहले गवर्नर रूल हुआ करता था। क्या होता था? गवर्नर रूल। तो उनके थ्रू कानून पास होते थे। अब दूसरी चीज ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे इस देश के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इतने सारे कानून एक साथ कैसे बनाए। पहले जिनकी ज्यादा जरूरत है वो कानून बना लेते, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है उन कानून पे ज्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहली जरूरत इंसान की क्या होती है? मुझे जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या तो CSEET में पढ़ोगे या एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, प्रोफेशनल में पढ़ोगे। तो इंसान की, जैसे हमारा देश आजाद हो गया तो सबसे पहली हमारी जरूरत क्या थी? सोच के बताओ, सबसे पहली जरूरत क्या है हमारी? देश आजाद हो गया, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है जी? गैस कनेक्शन। आवाज नहीं पहुंची ना मुझ तक। देश को कैसे चलाएं? नहीं, इंसान का सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? हाँ, कानून खाना, कानून बनना। अच्छा देखो भैया, आप एक बात समझो, आप एक बात समझो। सपोज करिए, हाँ हो गया, सपोज करिए, आप मेरी बात समझिए। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पे गन्ना होता है और बहुत चीनी होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पे चीनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, शुगर फैक्ट्री नहीं है। समझ लो मेरी बात। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि बहुत गन्ना होता है, रॉ मटेरियल ज्यादा है, शुगर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो यहां तो चीनी मिलती है 5 रुपए किलो, और जम्मू कश्मीर के अंदर चीनी मिलती है 90 रुपए किलो। तो वहां पे चीनी में चाय में चीनी कैसे डालते? एक दाना डाल दिया बस, बहुत है, पी लो। क्यों? क्योंकि वहां पे चीनी का रेट बहुत ज्यादा है। हमारे देश के कुछ क्षेत्रफल में, क्योंकि आप जानते हो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो सपोज करिए पंजाब में बहुत ज्यादा गेहूं हो रहे हैं, तो वहां पे तो गेहूं है 5 रुपए किलो, और जिस प्रदेश में गेहूं नहीं हो रहा, MP में भी गेहूं होता है, वहां भी 5 रुपए किलो। लेकिन कुछ ऐसे हमारे क्षेत्रफल है जहां पे गेहूं, वहां पे गेहूं है 500 रुपए किलो। तो वो रोटी थोड़ी खाते, वो एक रोटी बनाते उसी को चाट लेते हैं, ले तू ले तू ले तू ले तू, भर गया पेट। तो इट मीन्स ऐसे तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यस और नो? तो हमारा देश जब आजाद हुआ, सबसे पहले जरूरत थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एट अ फेयर प्राइस। मैंने एक शब्द बोला, एक लाइन बोली, लेकिन लाइन में बहुत दम है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एट अ फेयर प्राइस, फेयर मार्केट प्राइस। अब इसेंशियल कमोडिटीज क्या हो सकती है? इसेंशियल कमोडिटीज दाल है, चावल है, आपका तेल है, आपकी चीनी है, दीज आर द इसेंशियल कमोडिटीज। तो सबसे पहले शुरुआत जो हमारे कुछ कानून की हुई, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, 1955 में हमारे देश के अंदर कानून आया। और मुझे भी क्योंकि इस बात की इसलिए नॉलेज है, क्योंकि जब से मैं CS स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं तब से ये एक्ट पढ़ा रही हूं। तो CS एग्जीक्यूटिव में ये एक्ट है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। क्लियर या और क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? इट मीन्स मुद्दा उठता है कि जो, जैसे कंपनी एक्ट की मैं बात करूं, अब दूसरी बात होती है व्यापार की, दूसरी बात होती है बिजनेस की। तो जब बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। क्या बोला मैंने? बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। कंपनी जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। कि क्यों? पूछो क्यों? आप कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, बस जो मैं बोलती हूँ वही सुनते और बाद में बोलते हो राधे राधे, बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है। तो इट मीन्स मैंने क्या कहा कि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने में बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। पूछो क्यों? क्योंकि उसके अंदर होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है? अगर कंपनी की फॉर्म में हम बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी बना के अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमें प्रॉफिट हुआ तो इनडायरेक्टली हमारी पॉकेट में आएगा, और लॉसेस हुआ तो बोल देंगे जी कंपनी को लॉसेस हो गए, कि तुम्हारी पर्सनल एसेट्स के हाथ भी मत लगाना। कि यहां पे होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है? दूसरी चीज, कंपनी में एक और फायदा है, जिसने कंपनी बनाई अगर कल कला को ऊपर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी में, उसके बच्चे, उसके आगे और भी कोई पर्सन चला सकता है। क्योंकि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? आवाज नहीं आ रही? कंपनी का बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए और कोई नेचुरल पर्सन
कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इट मीन्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इज कंपनी। तो उन्होंने कहा भैया पहले कंपनी का कोई कानून बनाओ जो कंपनी को चलाते हो, यस और नो। कंपनी को चलाने के लिए कोई बढ़िया सा कानून बनाओ। वैसे कानून तो पहले भी थे, कानून तो बहुत पहले से चला रहे, 1913 में भी था, लेकिन देश आजाद होने के बाद इन्होंने कहा भैया तरीके से बिजनेस करना है तो एक सही कानून की जरूरत है। कि सही कानून की जरूरत है कि बिल्कुल। तो कंपनी एक्ट 1956 बना। क्या बना? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। इट मीन्स हमने कहा जिन कानून की जिस चीज में हमें ज्यादा जरूरत थी वो कानून तो हमने बना लिए, लेकिन टाइम इतना ज्यादा नहीं था कि सारे कानून हम चेंज कर सके। तो हमने देश आजाद होने से पहले के कुछ कानून, कुछ लॉज एज इट इज, क्या बोला मैंने? एज इट इज क्या कर लिए? अडॉप्ट कर लिए। एज इट इज क्या कर लिए? ये वजह है कि आज भी हमें ऐसे अनेकों कानून जो हमारे देश आजाद होने से पहले के हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी, जो बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो देश आजाद होने से पहले के, और आज भी, आज की डेट में भी हम उनको एज इट इज ही पढ़ रहे हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? कुछ नॉलेज अपडेट हुई? इट मीन्स अब आपको यह भी पता चल गया कि हमारा जो कानून अभी जो पास हो रहा है, इससे पहले अगर कानून की बात करें, इससे पहले जो कानून पास होता था वो कैसे होता था गवर्नमेंट रूल में। आपको यह भी पता चल गया होगा कि आज की डेट पे हम ओल्ड एक्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं जो देश आजाद होने से पहले के हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? 100%? अब मेरी बात सुनिए, मान के चलिए हम लेके चलते हैं कि ये जो गोला है, ये गोला जो दिख रहा है आपको, ये सोसाइटी है। ये क्या है? अब भैया जी होता क्या है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए? ये सोसाइटी में अलग अलग काम हो रहे हैं, अलग अलग काम। हाँ, जैसे कि कंपनी चल रही है, जैसे कि बिजनेस चल रहा है, जैसे कि क्राइम हो रहा है, जैसे कि लेबर काम कर रही है, जैसे कि मैरिजेस हो रही है। आप मुझे सोच समझ के बताना, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कौन से कानून की जरूरत है? जल्दी जल्दी बताओ। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और किसी के साथ अगर अन्याय हो तो कौन से कानून की जरूरत है? आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। कंपनी लॉ समझ में आ गया? बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, बिजनेस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अगर किसी के साथ अनजस्टिस हो तो जस्टिस करने के लिए कौन से कानून की जरूरत है? बिजनेस लॉ। कौन सा कानून है? वेरी गुड। क्राइम को रेगुलेट करने के लिए, क्राइम को बढ़ावा देने के लिए, क्राइम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें कौन से कानून की जरूरत है? आपको हजम हो गया बात? क्राइम को कौन रेगुलेट करता है? आपने तो वही काम कर दिया। मैंने कहा चिड़िया उड़, आपने कहा उड़। मैंने कहा तोता उड़, आपने कहा उड़। मैंने कहा भैंस उड़, आपने कहा उड़। तो भैया क्राइम को कोई रेगुलेट थोड़ी करता है। क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को आगे ना बढ़ने के लिए कौन से कानून की जरूरत है? क्रिमिनल लॉ। कौन सा लॉ? ओके। लेबर को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, और अगर लेबर के साथ कुछ गलत ना हो प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से लॉ की जरूरत है? सिंपल। मैरिजेस लॉ इज नॉट अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ अवर सिलेबस। अगर मैं बात करूं बिजनेस लॉ हमें पढ़ना है, अगर मैं बात करूं क्रिमिनल लॉ हमें पढ़ना है, सिविल लॉ हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक लॉ हमें पढ़ना है, फॉरेन लॉज हमें पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉज हमें पढ़ना है, टैक्सेशन लॉज हमें पढ़ना है, कंपनी लॉज हमें पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल लॉज हमें पढ़ना है। लेकिन हमें कहीं पर भी पूरी सीएस जर्नी के दौरान हमें भाइयों और बहनों बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपको मैरिज लॉज नहीं पढ़ने हैं, जबकि आपको मैरिज लॉज की भी नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूछो मैम क्या करें, क्या करें? पूछो, जोर से बोलो मैम क्या करें, क्या करें? एलएलबी, 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 एलएलबी में पढ़ाया जाता है मैरिज लॉ। और मैरिज लॉ कमाल की बात यह है कि उसमें कई सारी बातें तो ऐसी होती है जो आप पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए हंसने लगोगे ऐसे करके। पूछो क्यों? क्योंकि मैरिज लॉ में टाइप्स ऑफ मैरिजेस दी है। एक शादी है राक्षसी शादी। हाँ, राक्षसी शादी।
एक है प्योर शादी। अलग अलग टाइप्स ऑफ मैरिजेस दी हैं कि अगर एक बच्चे की बेस्ट शादी कब मानी जाती है कि जब उसके पिताजी उस बच्ची का कन्यादान अपने हाथ से अपनी ही जाति के, अपनी से जाति से ऊपर के में अगर शादी करते तो बेस्ट शादी मानी जाती है। बहुत डिटेल में देखो, मैरिज लॉ में यहां नहीं पढ़ा सकती, फीस नहीं ली, समझ रहे? तो वो एलएलबी में आपकी प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे। तो इट मींस हमें पूरी जर्नी के दौरान अगर CSEET की बात करें तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपनी लॉ, और हमें पढ़ना है थोड़ा बहुत बिजनेस लॉ, बहुत नॉमिनल सा, नॉर्मल सा। बट इसके अलावा और सारे लॉस की कमी पूरी करनी है CS एग्जीक्यूटिव के अंदर। CS एग्जीक्यूटिव में आपको मल्टीपल लॉस पढ़ने हैं, मल्टीफेरस नॉलेज लेनी है। क्लियर या ऑल क्लियर? सो इट मींस जब भी कभी हमें सोसाइटी को, ओवरऑल हम कह सकते हैं सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट लॉस की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस के लिए बिजनेस लॉ, कंपनी के लिए कंपनी लॉ, लेबर के लिए लेबर लॉ, इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक लॉ, कॉमर्स के लिए कमर्शियल लॉस, फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेन लॉस, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लॉस, टैक्स के लिए टैक्स लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। मतलब जिसको भी रेगुलेट करना है उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? कानून की जरूरत है। अच्छा, आप कानून को क्या समझते हो कि लॉ जो है वो एक प्लेन इंग्लिश है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है? क्या सोच समझ के आपने ये फील्ड ऑप्ट किया है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी जो भावनाएं हैं वो जानना चाहती हूं। आपने क्या सोच के CS ज्वाइन किया है? CS इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि CS में बहुत सारे लॉ के पेपर होते हैं और लॉ जो है वो थ्योरी होती है। बस ऐसे मत बोलना भाई, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसे सुन के। लॉ थ्योरी पेपर है, किसने बोला? लॉ इज द प्योर थ्योरी। अगर आप ऐसे समझते हो या आप ऐसा सोचते हो या आप ऐसा सोचकर अगर इस फील्ड में आए हो तो आप सरासर गलत हो। अपनी गलती अभी रेक्टिफाई कर लो। ना तो लॉ जो, ना तो CS आसान कोर्स है, पहली बात बता देती हूं। जितने आपके अंदर जोश है ना, जितना आपके अंदर जज्बा है, जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर क्षमता है, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही CS हो जाएगा तो ना बाबा ना, नो, नेवर एवर। आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। पर हां, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जितने अच्छे एफर्ट्स स्टार्टिंग में लगा दोगे, जितने अच्छे एफर्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा दोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे डिमोटिवेशन के शिकार हो जाते हैं, खुद से सेल्फ डिमोटिवेशन होने लगता है, प्रेशर आ जाता है और खुद से फील होता है कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। ऐसा लगता है ना कि ये मेरा क्या है, पढ़ा पढ़ा है, जबकि वही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक बात बताऊं, अगर उसको इतना ही पढ़ा हुआ होता तो वो फेल क्यों होता? नहीं समझ में आया। बच्चा क्या सोचता है कि मेरा सारा कोर्स क्या है, पढ़ा लिखा है, सब पढ़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे की होती है। कभी भी ये मत समझना कि अगर आपने कोई चीज पढ़ ली है तो बस ये पढ़ी हुई है, ये मत सोचना। क्योंकि देखो, अगर आपकी मैं बात करूं, आप तो पूरे साल में एक बार इस बैच में पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे साल में 4 बार ये बैच पढ़ाना पड़ता है। तो मैं 4 बार पढ़ाती हूँ, 4 बार पढ़ती हूँ। उसी के साथ साथ 2 बैच एग्जीक्यूटिव के भी पढ़ाने पड़ते हैं। साल में कितने बैच हो गए? 6। इसके अलावा 2 बैच मुझे प्रोफेशनल के भी पढ़ाने पड़ते हैं। कितने बैच हो गए? 8। और 8 मल्टीप्लाई बाय आप कम से कम 14 साल कर दीजिए, 13-14। तो कितनी बार मैंने पढ़ा दिया होगा? मुझे तो अब पढ़ने की जरूरत, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हर रोज पढ़ती हूँ। और सेम चीजें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एक्सटेंशन, कुछ नई चीज, कुछ नई टेक्निक, कुछ नई ट्रिक हर रोज पढ़ती हूँ और ना मुझे बोरियत होती। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आप कभी भी अपने मन में ये ना सोचे कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे याद हो गया। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितनी बार एनालाइज करोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि जीके होती है, सेम उसी तर्ज पे लॉ होता है। इसका कोई पार नहीं है। अगर कोई कह देना जी आई एम एक्सपर्ट इन लॉ, नेवर एवर, कोई एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता लॉ में, क्योंकि इतनी सारी इंटरप्रिटेशन एक ही लाइन की हो सकती है जिससे आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और आप मुझे जरा बताना, स्टार्टिंग की 2 क्लास, ये तो लॉ की 0 बेसिक क्लास है और अगली क्लास 0 बेसिक कंपनी लॉ होगा। क्या बोला मैंने? 0 बेसिक कंपनी लॉ। दिस इज अ 0 बेसिक ऑफ लॉ क्लास एंड नेक्स्ट वन इज अ 0 बेसिक ऑफ कंपनी लॉ क्लास। क्योंकि जब तक मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस क्लियर नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा अच्छा और खासा होता है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं और आप मुझे इंटरप्रिटेशन करके बताना। और मैं सब बच्चों से तो यहां नहीं पूछ सकती क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन कुछ बच्चों से जरूर पूछना चाहूंगी। मैं एक लाइन बोल रही हूं और आप मुझे उसमें इंटरप्रिटेशन करके बताना। रेडी हो?
मैंने कहा काउ, डॉग, कैट, ऑक्स, बफेलो एक्सेट्रा। सुनो दोबारा से, काउ, डॉग, कैट, बफेलो, कैट छोड़ दो या कैट रहने दो, बफेलो, काउ, डॉग, ऑक्स, बफेलो एंड एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा में बताओ क्या आएगा, और बढ़ा देती हूं, काउ, बफेलो, गोट, ऑक्स, ऑक्स मतलब समझते हो, ऑक्स लीड ना, बैल, बैल जानते हो, बैल का मतलब पता है, व्हाट डू यू मीन बाय बैल? मैम, बैल इज अ टाइप ऑफ पर्सन हु इज डिगिंग द लैंड। हाँ, ऑक्स इज, बैल का मतलब समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय बैल? आप बताइए बेटा, बैल का मतलब क्या होता है? राधे राधे, बैल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो बैल? चलो आपने कुछ तो बताया, आप बताइए बेटा, बैल किसे बोलते हैं? यहां किसी को कोरोना नहीं है, आप इसे हटा सकते हो, अब कोरोना आएगा भी नहीं दोबारा से। नाउ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। यस, बैल किसे बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, आप कहां से हो? देहरादून से, दयालपुर से। बैल किसे बोलते हैं? क्यों टिपाई, आप बताइए। ब्लैक कार्ड टाइप। और कोई बच्चा बैल के बारे में कुछ बताना चाहेगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यस, बैल क्या होता है? खेत में काम करने के लिए यूज किए जाते हैं बैल। हाँ, गाय का बच्चा, बेबी बॉय, आई एम राइट ना? द बेबी बॉय ऑफ काउ। ओके, नाउ दिस इज अ करेक्ट आंसर। एनी आइडिया अबाउट द बैल? यस, यूज करते हैं उसे खेती बाड़ी में, बहुत अच्छे। एक्चुअली बैल जो है, बैल का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है वो आपने देखा, वो बोलते हैं जो शहरों में घूमते रहते हैं, सांड बोलते हैं, करेक्ट। बैल, बैल ही सांड बनता है, लेकिन बैल सांड कैसे बनता है? जब बैल को घर के अंदर बांध के रखते हैं, उसको प्रॉपर उससे काम कराया जाता है, टाइम से जगाया जाता है, टाइम से सुलाया जाता है, खिलाया जाता है, तो वो बैल रहता है। लेकिन जब उसे खुला छोड़ देते हैं खेतों में, दैट बैल इज कन्वर्ट इनटू सांड। खुला रहता है वो, कुछ भी किसी के खेत में घुस जाना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पी लेना, तो उसकी हेल्थ देखिए अपनी कैसी हो जाती है। मतलब इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि आदमी अगर मेंटली फ्री हो तो वो कितना मोटा हो जाता है। यस और नो? तो बैल जो है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा काउ, ऑक्स, बफेलो, गॉट, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में क्या लिखना चाहोगे? जिससे पूछूं भाई, एक्सेट्रा में क्या शब्द लाना चाहोगे? व्हाट डू मीन बाय द एक्सेट्रा? पीछे पूछ लेती हो, पीछे वाले बच्चे लास्ट में बिल्कुल सुंदर सुंदर, मत देखना, नजर लग जाएगी उन्हें। हाँ बताओ बेटा, एक्सेट्रा में क्या आता है? एक्सेट्रा शब्द में क्या आएगा? मैंने बोला भैया लॉ में लिखा है काउ, ऑक्स, बफेलो, गोट और एक्सेट्रा। आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कानून की ऐसे ही, क्योंकि कानून इतना आसान नहीं है। एक्सेट्रा में आपके हिसाब से क्या आएगा? शिप, मतलब कौन सा एनिमल? लॉयन आ सकता है, टाइगर, टाइगर, डियर, डियर आ सकता है, एलिफेंट, एलिफेंट भी आ सकता है, स्नेक, कोबरा। अच्छा एक्सेट्रा में और कौन बताया? पीछे से कोई लड़कों से पूछती, पीछे लास्ट में बताइए एक्सेट्रा में क्या आएगा भाई, जल्दी बता रहे, जल्दी से। कैमल, राजस्थान से हो क्या आप? अच्छा, मतलब आप कौन से एनिमल्स उसमें कैप्चर करोगे? हाँ हाँ बताओ। रैबिट भी उसमें आ जाएगा, आजकल तो छिपकली भी उसमें आ सकती है। लिजार्ड, बच्चा बताते हैं लिजार्ड को, बच्चा पाल रखा है जी। अब कोई ये लगे जी बच्चा पाल रखा है तो कोई ये समझेगा इंसान ही बच्चा है, लेकिन देखा कि लिजार्ड ये इनका बच्चा है, तो ये तो बड़े खतरनाक आदमी, ये हो सकता है सांप इनका बड़ा बच्चा हो। नहीं, लिजार्ड इनका छोटा बच्चा, सांप इनका बड़ा बच्चा। तो देखिए जो एक्सेट्रा शब्द है इसके अंदर आए थे डोमेस्टिक एनिमल्स, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या बोले मैंने? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। एक्सेट्रा वर्ड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स आते हैं।
तो आपको जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, नॉट बाय फर्स्ट डे, नॉट बाय सिंगल डे, ये इट्स नॉट वन डे गेम, इट टेक्स सम टाइम, स्टेप बाय स्टेप जितना आपका सिलेबस ईईटी में है उसको जीरो बेसिक से आप कैप्चर करोगे, बिकॉज एम्पल टाइम इज देयर। यहां पे इस बार टाइम की कोई कमी नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, एम्पल टाइम है पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए। इतने सारे टाइम में आप आराम से धीरे धीरे चीजों को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, नॉट अ नॉर्मल कोर्स। यहां पे हमें ये भी पढ़ना है ये क्या है, और साथ में ये भी पढ़ना है ये क्यों है। क्लियर, ऑल क्लियर? तो एक बार जीरो बेसिक चीजें हम फिर से रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने कहा लॉ, लॉ का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड लॉ किसके लिए बनाया जाता है? सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्यों बनाया जाता है? टू रेगुलेट सोसाइटी, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी एंड फॉर जस्टिस। कानून बनाते कौन है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिल होता है, बिल की ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग बाय कमेटी, पास होने के लिए कहां पे? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के टू हाउसेस एंड देन प्रेसिडेंट गिव असेंट, देन बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। हमने कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी, कुछ नॉलेज की बातें पढ़ी। अब आज का सेशन हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके बाद फिर फर्दर सेशन होगा सर का, ठीक है? कल फिर से मेरी क्लास होगी। गॉट द पॉइंट? अभी क्लास रनिंग नहीं रहेगी बच्चों।